ठीक है, तो अपनी बात का स्टार्ट लेते हैं। तबीयत थोड़ी सी नासाज है लेकिन सेशन काफी टाइम से डिले हो रहा था, तो मजीद डिले करना नामुनासिब था ज़रा। तो इस लिहाज से मैंने सोचा कि आज सेशन हो ही जाए हर लिहाज में, चाहे कुछ भी हो मामला। अच्छा, अगर आवाज़ वगैरह की कुछ प्रॉब्लम लगे तो मुझे बता दीजिएगा। कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा तेज़ बोलूँ, लेकिन फिर भी कभी कभार गला शायद गवारा ना करे, तो बता दीजिएगा जैसा भी। अच्छा, तो सेशन का जो आज हमारा ताल्लुक है वो डिप्रेशन के हवाले से है। डिप्रेशन को सबसे पहले टॉपिक में मैंने क्यों सिलेक्ट किया? देखो, मैंने एक चांस दिया था अपने तमाम स्टूडेंट्स को कि आप लोग अपनी मर्जी से टॉपिक को सिलेक्ट कीजिए। मैंने सबसे ये कहा था कि आप लोग अपनी मर्जी से फॉर्म एक बनाकर दिया था कि आप लोग अपनी मर्जी से एक टॉपिक सिलेक्ट कर लें। बहुत सारे बच्चों के रैंडम टॉपिक्स थे, बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स थे। कुछ ऐसे टॉपिक भी आए मुझे कुछ बच्चों की तरफ से जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा मैच्योर थे, यानी कि उन पे बातचीत करना ज़रूरी है मेरे लिहाज से तो। लेकिन कुछ ऐसे भी टॉपिक थे कि मैं समझता हूँ कि उन पे बातचीत करना बहुत ज़रूरी है, बट ये कि अगर शायद मैं एज अ टीचर बात करना शुरू करूँ तो हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे खफा हो जाएं कि सर ये क्या लेकर बैठ गए, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। माशरे की हमारी रियलिटीज है, हम उनसे जो है वो कह सकते हैं कि मुंह नहीं चुरा सकते। लेकिन खैर देखेंगे, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हमारी तो हम उन टॉपिक्स के ऊपर भी बात करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक दो स्टूडेंट्स ने उस सजेशन में मुझे डिप्रेशन के हवाले से कहा था। मुझे नहीं पता कि किसने कहा था, क्योंकि फॉर्म अननोन था, तो कोई क्या सजेशन देता है मुझे पता नहीं चलेगा बिल्कुल भी। और माशाल्लाह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो जिसने भी फॉर्म भरा था। तो डिप्रेशन को सिलेक्ट करने की वजह एक तो ये थी कि ये बहुत ज़्यादा ऑन गोइंग टॉपिक है हमारी यूथ, हमारे जनरेशन के लिहाज से। बात को मजीद आगे बढ़ाने से पहले मैं दो बातें आपसे करूंगा कि जो आज के सेशन का जो मेरा मोटिव है, या ये कह लो कि जो मैं टारगेट करके बैठा हूँ, क्या मुझे ये दो बातें आपसे करनी है। तो दो बातें हैं जो मुझे आपसे करनी है। पहला तो ये है डिप्रेशन के हवाले से कि डिप्रेशन क्या है और कैसे हमें फील होता है, और दूसरे जो इसी डिप्रेशन से रिलेटेड टॉपिक है वो ये कि हम इसको ओवरकम किस तरीके से करते हैं। ये दो चीजें हो गई डिप्रेशन से रिलेटेड, और मैंने आपको याद होगा अपने टॉपिक में लिखा था डिप्रेशन और योर मिसअंडरस्टैंडिंग। तो हम थोड़ी सी बात उस अंडरस्टैंडिंग से भी रिलेट करते हुए करेंगे। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि क्या है डिप्रेशन, तो कोई मुझे वॉलंटियरली बताएगा कि वो क्या समझता है कि डिप्रेशन क्या है। व्हाट इज डिप्रेशन? खामोश है सब। सर, कोई भी परेशानी जो हमारे जहन में रह जाए वो बाद में डिप्रेशन बन जाती है। अगर हम उसको भुला दें तो वो चीज भुला सकते हैं उसको, लेकिन अगर वो हमारे जहन में रह जाए तो वो डिप्रेशन बन जाती है। ओके, बट अगर मैं डिप्रेशन को एग्जैक्टली डिफाइन करूं तो ये क्या होगा? ये तो डिप्रेशन का एक कॉज हो गया, ठीक है। अगर मैं डिप्रेशन को डिफाइन करूं तो मैं कैसे कहूंगा, क्या कहूंगा डिप्रेशन? ये तो कॉज है, आप क्या समझते हैं? सर, कोई भी ऐसी चीज जो हमारे जहनी दबाव का शिकार बने, जो सर हमें नेगेटिविटी की तरफ ले जाए और हमें अपसेट कर दे। सर, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग, ये भी पॉइंट अच्छा था। देखो, डिप्रेशन क्या है? डिप्रेशन एक वो स्टेट ऑफ माइंड है, आपकी वो स्टेट है कि जिसमें आपको अच्छी लगने वाली चीज भी बुरी लगती है। जैसे कि मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है फॉर एग्जाम्पल, और कुछ ऐसा होता है कि जिसकी वजह से मैं क्रिकेट भी खेलते वक्त इंजॉय नहीं कर पाता, मजा नहीं ले पाता, खुश नहीं हो पाता। मुझे दोस्तों के साथ हैंग आउट करना पसंद है, मैं दोस्तों के साथ हूँ, बाहर घूम रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ, आई एम नॉट हैप्पी।
डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जिसके अंदर आप अपनी जिन चीजों से आपको खुशी भी मिलती है ना, आप उसमें भी खुश नहीं रहता। डिप्रेशन बेसिकली वो है, यानी कि वो आपकी डिप्रेशन एक ऐसी स्टेट है जो आपके खुश होने की वजूहात को खत्म कर देता है। ये तो डिप्रेशन की डेफिनेशन होगी। अच्छा, अभी जब मैंने आप लोगों से डिप्रेशन की डेफिनेशन पूछी तो कुछ बच्चों ने मुझे जो जवाब दिए वो डिप्रेशन के कॉजेस बताए। एक गासिफ ने भी बताया था और भी बच्चों ने बताया था मुझे डिप्रेशन के कॉजेस। देखो, डिप्रेशन का कॉज क्या है? अगर हम ये डिप्रेशन को तो हमने समझ लिया कि ठीक है ये डिप्रेशन है। अब बात करते हैं जो हमारे दो मोटिव्स है, दो पॉइंट्स है कि कॉज क्या है तो, और फिर उसके बाद उसकी रेमेडी की तरफ जाएंगे। अब डिप्रेशन के कॉजेस बहुत सारे हो सकते हैं। देखो, हर बंदे के लाइफस्टाइल अलग है, हर बंदे की लाइफ में प्रॉब्लम अलग है। मिसाल के तौर पर देखो, जो एक झोपड़ी में रहने वाला शख्स है ना, उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसको एक तो 3 टाइम का खाना चाहिए, सही है? उसको मतलब इस कुछ भी करके अपनी सेल्फ अर्निंग करनी है और 3 टाइम का खाना खुद भी खाना और अपने घर वालों को भी खिलाना। साथ में एक परमानेंट छत चाहिए, यानी कि अभी आप लोग सोशल मीडिया पे आप लोगों ने काफी सुना होगा इस बारे में कि अभी जो हालिया बारिशें हुई, इन हालिया बारिशों के पेश नजर बहुत सारे झोपड़ी और इस तरह के जो इलाके जात थे वो काफी ज्यादा नुकसान का शिकार हुए। तो झोपड़ी में रहने वाले इंसान की जरूरियात ये है या उसकी प्रॉब्लम्स ये है कि उनको इसको हासिल करना है। अब एक शख्स है जो महलों में रहता है, यानी कि अमीर कबीर शख्स है। अब एक ऐसा शख्स जो महलों में रहता है, अमीर कबीर शख्स है, आप बोलोगे सर इसको क्या, किस चीज का डिप्रेशन हो सकता है, इसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? बेटा, वर्ल्ड रिसर्च बता रहा हूँ कि दुनिया में जितने ज्यादा डिप्रेस अमीर घराने को समझा जाता है, उतना ज्यादा डिप्रेस गरीबों को नहीं समझा जाता। ये रिसर्च बता रहा हूँ। अच्छा, अमीर की कैटेगरी क्या है? अमीर की कैटेगरी हमारे यहाँ जो क्लास है, एक अपर क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक फिर लोअर क्लास होती है। मिडिल क्लास के अंदर भी हमारे पास 2 टाइप्स होती है, एक लोअर मिडिल क्लास होता है, एक अपर मिडिल क्लास होता है, ठीक है? तो जो अमीर की डेफिनेशन है इस रिसर्च में, वो अमीर की डेफिनेशन है अपर मिडिल क्लास एंड सो ऑन, यानी वो शख्स जो अपर मिडिल क्लास से आगे हो उसको अमीर की डेफिनेशन में रखा गया। अमीर का मतलब बिलियनर नहीं है, बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं जस्ट बात कर रहा हूँ जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास से ऊपर की तरफ। दुनिया की रिसर्च बता रहा हूँ कि दुनिया की रिसर्च ने ये देखा है कि जो शख्स अमीर है वो ज्यादा डिप्रेस है। इस रिसर्च से तो एक बात ये साबित होती है कि पैसा डिप्रेशन दूर करने के लिए की वजह नहीं हो सकता। पैसे का ना होना डिप्रेशन की वजह हो सकती है, लेकिन पैसे के होने से डिप्रेशन ना हो ये पॉसिबल नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? जी सर। जी सर। यस सर। ठीक है, तो पैसे का होना डिप्रेशन के ना होने की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, ये तो आगे एक पर्सपेक्टिव। अब डिप्रेशन के जो असरात होते हैं, या असरात से मुराद डिप्रेशन जो कॉज होता है, देखो 2 चीजें होती हैं, एक फिजिकल इफेक्ट होता है और एक जो है ना साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। फिजिकल इफेक्ट क्या है इसका कि हम अक्सर लोगों को देखते हैं, जैसे फिल्मों में और टीवी वगैरह में दिखाया जाता है कि कोई शख्स अगर बहुत गहरे दुख में है, बहुत गहरे दुख में चला गया है, तो उसको ये दिखाया जाता है कि वो शराब पीने लग जाता है, सिगरेटें पीने लग जाता है, यानी इस तरह की मुख्तलिफ नशा आवर चीजों में मुब्तला होने लगता है। इसी तरीके से अच्छा, एक तो ये हो गया कि फिजिकल एस्पेक्ट में इंसान क्या कर रहा है, इंसान खुद को नशे की तरफ लेकर जा रहा है। ये कॉमन पर्सपेक्टिव है और ये मैं सिर्फ टीवी फिल्मों की बात नहीं कर रहा। आप अगर अपने माशरे में भी गौर करें तो आपको अपने माशरे में भी ऐसी एग्जाम्पल्स मिलेगी। मेरी इस बात को शायद लड़के थोड़ा बेहतर अंदाज में समझ रहे होंगे, क्योंकि वो घर से जब बाहर निकलते हैं तो वो 10 लोगों को देखते हैं, 10 लोगों से मिलते हैं। तो 10 लोगों से जब मिलते हैं तो उनको ऐसी केसेस नजर आते होंगे जो बात में कह रहा हूँ। शायद खवातीन मेरी इस बात से इतना ज्यादा वाकियत ना रखती हूँ, लेकिन ये एक फैक्ट है। अमूमी तौर पे डिप्रेस लोग जो है वो इन फिजिकल कॉजेस की तरफ चले आते हैं। अच्छा, होता क्या है, कोई शख्स
जो डिप्रेस है मिसाल के तौर पर, अच्छा उससे बोलो कि यार ये डिप्रेशन को दूर करना है, तो डिप्रेशन को दूर करने के लिए यार वो मैं क्या आप डिप्रेशन को दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? यार सिगरेट पी लेता हूँ, सिगरेट का कश लगते हैं ना, दिमाग सुकून में आ जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता रीजंस की तरफ जा रहा हूँ, इसकी रेमेडी की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है। यार सिगरेट पीने से ना दिमाग सुकून में आ जाता है, कुछ वक्त के लिए टेंशन खत्म हो जाती है। डिप्रेशन की वजूहत मतलब वो उनका काउंटर आर्ग्यूमेंट ये होता है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं, आप लोगों को क्या लगता है कि इज दैट पॉसिबल कि अगर कोई शख्स फॉर एग्जांपल डिप्रेस्ड है, किसी परेशानी में मुब्तला है, तो क्या आपको लगता है कि लंग्स में धुआं डालने और लंग्स से धुआं बाहर निकालने से उसके उस दिमागी कैफियत में कोई किसी किस्म का सुकून आ जाएगा? क्या लगता है आप लोगों को, इज दैट पॉसिबल? नो सर, ये इंसान का वहम होता सर ये सर माइंडसेट की बात नहीं होता है कि इंसान का वहम होता है, सही है। हाँ, इस तरह के Yes, मतलब sir. उसका Yes, माइंड sir. डाइवर्ट हो जाता सही है। इसका ये मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जांपल किसी शख्स को डिप्रेशन है और वो वाकई सिगरेट पीकर या शराब पीकर अपने इस डिप्रेशन को समझता है कि दूर हो जाता है कुछ देर के लिए, तो आप लोगों के बकौल आप लोगों ने कहा कि सर ये जस्ट माइंड की एक मेंटालिटी है, एक माइंडसेट है, नथिंग मोर देन दैट। माइंड आपको अब बेसिकली आप अपने माइंड को ये बता देते हो कि ये चीज करने से तुम सुकून में आ जाओगे, दैट इज वो सुकून में आ जाता है। इसके ऊपर मैं बड़ी आपको एक हैरत अंगेज एक बात बताता हूँ। 1930s की का वाकया है, आई थिंक इंग्लैंड में या जर्मनी में, मुझे एग्जैक्टली कंट्री याद नहीं है, लेकिन वाकया जर्मन है, ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ मैं। एक शख्स था और उस शख्स को सजाए मौत हो गई। अच्छा 1930s के दौर में यानी कि 1950s से पहले मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ तरह से लोगों को सजाए मौत दी जाती थी। इंग्लैंड के जो तसलसल में उस वक्त मुल्क थे जितने भी, तो इंग्लैंड का ये कानून था कि अगर किसी को सजाए मौत हुई है तो उस शख्स को मारने के लिए इलेक्ट्रिकल चेयर का इस्तेमाल करते थे, यानी कि उसको एक चेयर पे बिठाते थे, उसके सर पर एक टोपी पहनाते थे और उसके हाथ पाथ पे कुछ तार लगाते थे और बेसिकली उसको करंट देकर, करंट लगाकर उसको मारते। ये सजाए मौत इस तरीके से होती थी। आजकल तो फांसी दे दी जाती है, लेकिन पहले इस तरीके से होती। तो एक शख्स था, उस शख्स को जो है वो सजाए मौत हो गई। अच्छा उस शख्स को सजाए मौत हो गई तो एक साइंटिस्ट था, डॉक्टर था, वो एक रिसर्च कर रहा था। वो उस शख्स के पास आया, उसको पता चला कि यार एक कैदी है ऐसा ऐसा और उसको सजाए मौत हो गई। वो उस कैदी के पास आया और उस कैदी से आके कहता है कि यार देखो तुम मरने तो वाले हो, तो अगर तुम मरते मरते मेरी हेल्प कर दो तो हो सकता है आने वाले वक्तों में इंसानों की बहुत ज्यादा मदद हो सके। उसको कायल कर लेता है मदद करने में। अच्छा वो मदद क्या होती है? बोल रहे यार मैं एक रिसर्च कर रहा हूँ और उस रिसर्च के लिए ना मैं देखना चाह रहा हूँ कि एक जहर के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। मैं देखना चाह रहा हूँ कि इससे इंसान को किस तरह से उसकी मौत होती है और क्या होता है, मैं उसकी मौत पर रिसर्च करना चाहता हूँ। और तुम्हारा इसमें फायदा ये है कि तुम जब इलेक्ट्रिकल चेयर में बैठ के इलेक्ट्रिक शॉक से मरोगे तो यकीनन तड़प तड़प के मरोगे, दर्द होगा तुम्हें। इससे ये मेरा वादा है तुमसे कि मैं तुम्हें दो सुई जैसे दो चीजें चुभाऊंगा और तुम्हारी उससे मौत हो जाएगी, तुम्हें इतनी तकलीफ भी नहीं होगी। अच्छा वो शख्स भी सोचता है कि यार मैंने तो वैसे भी मरना ही है, तो क्यों ना एक थोड़ी सुकून दे मौत लूं, क्यों अपने आप को अजियत दूं। वो एग्री हो जाता है उसकी साइंटिफिक रिसर्च में हिस्सा करने। खैर तयशुदा दिन पर जिस दिन उसको सजाए मौत होनी होती है, उस दिन वो शख्स आता है, उसकी आंखों में पट्टी बंदी होती है, वो चेयर में बैठा हुआ होता है। वो शख्स आता है, उसकी आंखों से पट्टी हटाता है और उसको एक सांप दिखाता है, ठीक है, जहरीला सांप। और सांप दिखाने के बाद दोबारा से उसकी आंखों में पट्टी बांधी है। अच्छा जब उसको सांप दिखाया जाता है तो वो समझ जाता है कि मुझे सांप से डसवाया जाएगा, जहरीला सांप है, मुझे सांप से डसवाया जाएगा और उसके जहर से मेरी मौत होगी। खैर वो अपनी आंखों में पट्टी बांध लेता है, उस पट्टी बांध दी जाती है उसकी आंखों में। उसके बाद उस सांप को वो शख्स जो है, वो डॉक्टर जो है, वो वापस रखता है और उस शख्स के हाथ पर, इस जगह पर हाथ पर जाकर दो सुई लेकर चुभा देता है और चुभा के बाहर निकालता है, उसकी आंखों से पट्टी हटा देता है। वो देखता है वहां से खून निकल रहा होता है जहां पर उसने दो सुइयां चुभाई होती हैं और उसके बाद वो मर जाता है। आप लोगों को हैरत हो रही होगी कि हाउ इज दैट पॉसिबल, कैसे हुआ सर?
वो कैसे मर गया, है ना? वो ऐसे मर गया कि असल में उसके जहन ने इस बात को कबूल कर लिया था कि इस सांप के जहर से वो मरेगा। उसको चुभाई, पिंस गई थी, 2 पिंस चुभाई गई थी, लेकिन उसने फील किया कि मुझे सांप के 2 जो जहरीले दांत होते हैं ना उनसे कटवाया गया। और इससे भी बढ़कर हैरानगी की एक बात बताता हूं, जब उस शख्स का पोस्टमार्टम किया गया, पोस्टमार्टम, तो पता ही चला कि उस शख्स की बॉडी में सांप में पाया जाने वाला वो जहर भी मौजूद था जिससे वो मरा। अब आपको हैरत हो रही होगी कि सर ये कैसे मुमकिन है, उसको जहर तो ना जेल में दिया गया ना उस शख्स ने दिया, फिर उसकी बॉडी में जहर कहां से आया? असल में उसकी बॉडी ने वो जहर खुद प्रोड्यूस किया, तभी तो वो मरा। इससे एक बात ये समझ में आती है कि डिप्रेशन का जो ताल्लुक है ना वो टोटली हमारे जहन से है, यानी कि साइकोलॉजिकल मैटर है। इट इज नॉट फिजिकल, इट इज साइकोलॉजिकल। हम, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया, कि हम कभी अगर अपनी ऐसी चीजें जो हमें पसंद भी हो, जिनमें हम सेटिस्फाई रहते हो, खुश रहते हो, हम उसमें भी खुश ना रह सक रहे हो या ना रह पा रहे हो, हम अगर उसमें भी खुश नहीं रह पा रहे हो है तो इसका मतलब हम डिप्रेस हैं। और डिप्रेस लोगों की रिसर्चेस के हवाले से बता रहा हूँ, डिप्रेस लोगों का मसला सिर्फ जहनी दबाव या जहनी बीमारी नहीं होती। डिप्रेस लोग जो होते हैं बेटा, वो मुख्तलिफ और बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, जैसे कि उनका पेट खराब रहने लगता है, उनको बुखार भी होता है, उनके सर में दर्द होता है, उनका बीपी शूट करता है, और भी तरह तरह की बीमारियां लगती है डिप्रेशन। अब डिप्रेशन का जो टोटल होल सो ताल्लुक हुआ वो कहां से हुआ? आपके जहन से हुआ। अब आ जाते हैं डिप्रेशन के थोड़ा सा फिजिकल एस्पेक्ट की बात करते हैं, जिसको मैं मेडिकल टर्म से भी जोड़ूंगा। तो अगर मेरी मेडिकल के जो स्टूडेंट्स माशाल्लाह मेरे पास मौजूद हैं, अगर वो मेरी इसमें थोड़ी मदद करेंगे तो मुझे जरा अच्छा लगेगा। जी बेटा, आवाज आ रही है? जी सर। जी सर। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा डिप्रेशन के फिजिकल एस्पेक्ट्स पर। कोई शख्स जो डिप्रेस होता है, आप लोगों को ये पता है कि आजकल तो माशाल्लाह से हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट्स इतने आ चुके हैं कि हम डिप्रेशन के ऊपर लोगों, मतलब डॉक्टर के पास लोग माशाल्लाह जाते हैं और उनसे जो है वो डिप्रेशन के अपना जिक्र करते हैं और डिप्रेशन की फिर वो उनको दवाएं देते हैं। आपको क्या लगता है कि डॉक्टर जो मेडिसिन देता होगा आपको डिप्रेशन के लिए, वो मेडिसिन का क्या काम है? कोई भी स्टूडेंट अगर इस बारे में अपनी राय देना चाहे तो वो दे सकता है। सर मेरे ख्याल से दिमाग सुन कर देता है और नींद वगैरह ज्यादा आती है। वगैरह ज्यादा सर, आती है, दिमाग सुन नींद करता की है, गोलियां फुल रिलैक्स कर देता है। रिलैक्स कर देता है, ठीक है। और कुछ? सर उसको नींद की गोलियां दे ताकि नींद अच्छी आए तो दिमाग थोड़ा फ्रेश। सही। अच्छा, कोई मेडिकल का स्टूडेंट मुझे बताएगा कि हमारी बॉडी में एक टेंशन का हार्मोन होता है, उसका नाम क्या होता है? कोई मेडिकल का स्टूडेंट जानता है कुछ हार्मोनिकल मामलात के बारे में? अगर तो बताइएगा मुझे जरा, इफ एनीबॉडी। सर टेंशन का नहीं, खुशी का होता है मेरे ख्याल से डोपामीन। नहीं भाई, हर चीज का हार्मोन होता है। और तुम इंजीनियरिंग क्यों चाचा? अरे मुझे पता है, इस वजह से बता रहा हूँ। अब है कोई? क्या मेडिकल का कोई भी नहीं है क्या क्लास में? तक मेरी नॉलेज है कॉर्टिस्ट्रॉल नाम है उसका, कॉर्टिस्ट्रॉल करके नाम है, कुछ सी से आता है। यस सर, गूगल पे तो यही है। सही है ना कॉर्टिस्ट्रॉल? कि मैंने गूगल नहीं जी किया। सर। और मैं इंजीनियरिंग का हूँ, सोचो तुम लोग मेडिकल के हो यार, पढ़ लो यार, कैसे डॉक्टर बनोगे तुम लोग? मतलब तुम लोग तो वही वाले डॉक्टर बनोगे, एक मुहावरा है ना उर्दू का, नीम हकीम खतरा जान। ज्यादा खौफ करो यार, अच्छे वाले डॉक्टर बनो। मैं कल को अपने घर वालों को तुम लोग के पास किस मुंह से लेके जाऊंगा अगर तुम लोग अच्छे डॉक्टर नहीं हुए? तो हमारी बॉडी में हर तरह के हार्मोन्स होते हैं, लाइक
एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, कोर्टिसोल कहते हैं उसको। इस तरीके से डोपामिन बताया खिजर, मेरे ख्याल से एक खुशी का हार्मोन होता है। इस तरीके से हर चीज के एक हार्मोन होते हैं। जब हमारी बॉडी या हमारा ब्रेन किसी चीज को फील करता है, किसी चीज को सेंस करते हैं, यानी कोई खुशी को सेंस करते हैं हम, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में उस डोपामिन नाम के केमिकल का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हम खुश हो जाते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हम टेस्ट में मार्क्स अच्छे नहीं आए, या अब्बा ने कोई काम दिया था हम वो नहीं करके आए, या कोई भी उल्टा सीधा मामला हो गया जिसके से स्ट्रेस आ रहा हो, तो हमारी बॉडी में वो जो कोर्टिसोल नाम का हार्मोन है वो रिलीज होने लगता है। तो मुख्तलिफ किस्म के ये हार्मोनिकल मामलात की वजह से ही जो है वो इस तरह की मसाइल होते हैं। अब जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और उसको हम बताते हैं कि यार हम डिप्रेस हैं और मेरे डिप्रेशन की ये वजह है, आप डॉक्टर को लाख अपने डिप्रेशन की वजह बता दो, ये मेरी गारंटी है आपसे, गारंटी। मतलब 4 लोगों को भेजो एक डॉक्टर के पास जो डिप्रेसेंट हो, और उन चारों लोगों को कहो कि वो डॉक्टर को अलग अलग डिप्रेशन की वजह बताए, अलग अलग। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं कि उन चारों मरीजों की 95 से लेकर 98% तक मेडिसिन एक जैसी हो सकता है 0.12% चांस है कि कुछ मेडिसिन में फर्क हो, लेकिन 98% तक मेडिसिन सेम होगी। अच्छा आप खुद बताओ, हर बंदे का डिप्रेशन की वजह अलग है, लेकिन दवा सबकी एक है। क्या ये मुमकिन है कि अलग अलग डिप्रेशन की वजूहात है लेकिन मेडिसिन सिर्फ एक है? मेडिकली तो हाँ ठीक है। मेडिकली कैसे ठीक है कि डिप्रेशन की कोई भी दवा है, उसका काम क्या होता है? उसका काम ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो डिप्रेशन या स्ट्रेस के हार्मोन्स होते हैं वो उनकी जो ग्रोथ होती है, उनकी जो प्रोडक्शन होती है, उसको वो रोकता है, ब्लॉक करता है, और जो सुकून के या खुशी के हार्मोन्स होते हैं उनको आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करता है। ठीक है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करता है। अब इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि आप ज़हनी सुकून की तरफ चले जाते हैं, एक जबरदस्ती के इंड्यूस सुकून की तरफ। ज़हन आपका सुकून नहीं है, लेकिन आपने उसके अंदर सुकून को इंड्यूस किया, बाहर से डाला है, जबरदस्ती डाला। उसकी वजह से क्या होगा? वो केमिकल कुछ देर के लिए ब्लॉक हो गया, सुकून आपके ज़हन पे इंड्यूस हो गया, आपको नींद आएगी, आप सो जाएंगे। सर ने मेरे ख्याल से ये बताया था कि शायद सर सोने लगते हैं किसी ने, मेरे ख्याल से। तो ये क्या आप सो गए, सो के उठोगे, जब तक उस दवा का असर आपकी बॉडी में बाकी है तब तक वो ब्लॉक हुआ। जैसे ही उस दवा का असर आपकी बॉडी से खत्म हुआ, वो ब्लॉकेज खुल गई, आप दोबारा से पिछली स्टेट में वापस चले। अब क्या करें सर? दोबारा मेडिसिन ले लें आप, दोबारा मेडिसिन, दोबारा सेम साइकिल रिपीट होगा। मुसलसल यही साइकिल रिपीट होता रहेगा। जब बार बार ये सेम साइकिल आप रिपीट करते रहोगे तो इसका कोई फायदा नहीं होगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि मिसाल के तौर पे आप एंटी डिप्रेसेंट, आपने एक टैबलेट ली, आपने शुरुआत की, आप एक टैबलेट से आपको गुजारा हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपको उस एंटी डिप्रेसेंट की ऐसी आदत पड़ गई कि आप उस एंटी डिप्रेसेंट के बगैर सुकून में रह ही नहीं सकते। अल्टीमेटली क्या हुआ? वो एंटी डिप्रेसेंट की जो डोजेज एक दिन 1 गोली की थी, वो बढ़कर एक दिन में 2 गोली हो गई, फिर बढ़कर एक दिन में 3 गोली हो गई। इस तरीके से मुसलसल उस एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट की जो डोजेज है वो बढ़ती चली जाएगी। अब तुम्हें पता है इसका नतीजा क्या होगा? इसका सबसे खराब नतीजा क्या होगा? इसका खराब नतीजा ये है कि तुम्हारी बॉडी अल्टीमेटली खुद से खुशी और सुकून के हार्मोन को प्रोड्यूस करना ही छोड़ देगी, खुद से ही छोड़ देगी। क्योंकि देखो, एक शख्स है, आज मिसाल के तौर पे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप बहुत हार्ड वर्क है, बहुत हार्ड वर्क करते हैं सर आप, माशाल्लाह यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ कर रहे हैं, आप स्काउट में, आप वहाँ पे, बच्चे बहुत तारीफ करते हैं माशाल्लाह। उसी की एक मिसाल देता हूँ। देखो, अगर मेरे कुछ गोल्स हैं, थोड़ी देर के लिए अगर मैं अपने वो गोल्स मिटा दूं, सही है, मैं अपने थोड़ी देर के लिए वो गोल्स मिटा दूं, मेरे कोई गोल्स नहीं, आई हैव अचीव अ लॉट, मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया, मैंने सब कुछ हासिल कर लिया दुनिया, मेरे पास करोड़ों की जायदाद भी आ चुकी है, यानी कि पैसा भी बेबहा है, गोल्स भी खत्म हो चुके हैं। अब उसके बाद मैं यकीनन हार्ड वर्क नहीं करूंगा। एग्री करेंगे मेरी इस बात से सब? जी सर। ठीक है, चले, आपने एग्री कर दिया कि सर ठीक है ऐसा ही होगा सर, कि आप यकीनन जब सुकून में आ गए तो क्या जरूरत है हार्ड वर्क की, फिर आप सुकून के लुत्फ उठाएं, दौलत है अय्याशी करें,
कोई गोल नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी, बिजनेस चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं, चलते रहे, वैसे आपके पास मुसलसल आ रहा है, सर आप टेंशन नहीं लें, आप आराम करें। जब आप आराम करेंगे तो आपके जो आज मेरी बॉडी वर्किंग में है, मैंने इस 4 महीने के लॉकडाउन में फील किया कि मैं बहुत जल्दी अब थकने लगा, क्योंकि इस 4 महीने के लॉकडाउन में मैंने बहुत आराम किया। लाइक मतलब कुछ करने को था ही नहीं। हाँ, ये कि थोड़ा बहुत टाइपिंग कर ली, ये कर लिया, कुछ एक्स्ट्रा इस तरह का वर्क कर लिया, अदरवाइज एज सच कोई काम नहीं किया। अब जब क्लासेस स्टार्ट हुई थी, शुरू का 1-1.5 हफ्ता मेरे लिए बड़ा भारी था। मतलब मुझे 2 क्लासेस भी ऐसा लगती थी कि यार मतलब मुझसे ली नहीं जा रही दूसरी क्लास, 2 क्लासेस, बट अल्लाह का शुक्र है मैं एक दिन में 6-6, 7-7 क्लास बैक टू बैक ले लिया करता था। और फिर यूनी की अपनी क्लासेस भी अलग होती थी, उससे भी आता था, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन चूंकि इतने टाइम में बैठा रहा, उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि मेरी बॉडी को जंग लगने लग गया, और मैं ऐसा फील कर रहा हूँ ना थोड़ा मोटा भी हो गया हूँ। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मेरी पैंट टाइट हो गई। मतलब पिछले 3-4 महीने मैंने पूरे 3-4 महीने ट्राउजर उसमें गुजारे, पैंट तो पहनने की जरूरत की नहीं, कहीं बाहर ही नहीं जाना तो बाहर मतलब पैंट क्या पहनेगा बंदा, तो मैं ट्राउजर में जिंदगी गुजारा हूँ। अभी पैंट पहन कर बैठा हूँ तो मुझे आइडिया ये हुआ है कि मेरी तोन थोड़ी सी बढ़ गई है। तो जब हम मुसलसल एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स खा रहे हैं, तो वो एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स जबरदस्ती हमारी बॉडी में सुकून और खुशी के हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं वो। उनका कोई अब जब वो जबरदस्ती प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक वक्त जो हमारी बॉडी के अंदर वो खुशी और सुकून के हार्मोन प्रोड्यूस करने की जो नेचुरल ताकत होगी, आहिस्ता आहिस्ता वो खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो नेचुरल ताकत है वो यूज ही नहीं हो रही इतने टाइम से। आप मुसलसल बाहर से एक इंड्यूस एफर्ट कर रहे हो, आप बाहर से मुसलसल एक एफर्ट डाले जा रहे हो, तो वो कभी भी अपनी एफर्ट को दोहराएगी नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, आपके वो खुशी और सुकून के हार्मोन नेचुरली प्रोड्यूस होना खत्म हो जाएंगे। मान लो एक शख्स था, उसको लाखों रुपए का बिजनेस में नुकसान हुआ, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चला गया। अब वो मुसलसल एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट्स ले रहा है, साल गुजरा, 1.5 साल गुजरा, 1.5 साल 2 साल बाद उसका एक ऐसे मतलब समझ लो कि लॉटरी लगी है, एक ऐसा एक कहते हैं कि पहिया घूमा कि उसने वो जो लाखों का नुकसान था वो भी पूरा हो गया, बल्कि उसने करोड़ों रुपए कमा भी लिए। यानी कि उसके डिप्रेशन की वजह क्या थी, वो पैसा या वो नुकसान था जो उसको हुआ था, नुकसान लाखों का था, और जैसे ही वो पहिया घूमा, वो पहिया घूमते ही क्या हुआ कि एक तो उसका नुकसान पूरा हो गया, दूसरा उसने करोड़ों और कमा लिए। अब उसके डिप्रेशन की वजह तो खत्म हो चुकी है, ठीक है, डिप्रेशन की वजह उसकी खत्म हो गई है। लेकिन चूंकि वो 2 साल से मुसलसल एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट ले रहा था, अब वो बिना उस एंटी डिप्रेसेंट टैबलेट के सो नहीं सकता, क्योंकि उसके जहन का जो खुशी और सुकून प्रोड्यूस करने वाला हार्मोन है डोपामिन, क्या नाम बताया था खिजर, क्या नाम बताया था खिजर? डोपामिन। आवाज नहीं आ रही यार। मैंने कहा था डोपामिन। डोपामिन, हाँ, तो ये डोपामिन जो है ये खत्म हो जाएगा प्रोड्यूस होना। जब ये प्रोड्यूस होना बंद हो गया तो अब उसके लिए डिप्रेशन ना होने के बावजूद भी वो एंटी डिप्रेसेंट जरूरी हो। ये फिजिकल एस्पेक्ट था जो आजकल के लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं एंटी डिप्रेसेंट लेकर, ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों से चल रही थी, ठीक है भाई, तो एक ये हो गया एंटी डिप्रेसेंट का मामला कि हमने कुछ भी हो जाए, किसी भी स्टेट ऑफ माइंड में किसी को एंटी डिप्रेसेंट सजेस्ट नहीं करना। असल जो गेम है वो है साइकोलॉजिकल। देखो, एंटी डिप्रेसेंट फिजिकली चीजों को कर रहा है, डिप्रेशन को खत्म करने का जो तरीका है या डिप्रेशन से फाइट करने का तरीका है वो टोटली साइकोलॉजिकल है। वो फिजिकल नहीं है कि आप बाहर से मेडिसिन ले लो और मेडिसिन खाकर जो है वो अपने तमाम मामलात को हल कर लो। इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे कतन कभी कोई फायदा नहीं होगा। डिप्रेशन का ये इलाज नहीं है। ये इलाज जो है ये सिर्फ और सिर्फ वक्ती इलाज है जो आपको मजीद परेशानियों में घेर देगा, बट इससे फायदा कुछ आपको नहीं होगा कभी भी, ठीक है। इसका इलाज है साइकोलॉजिकल। अब साइकोलॉजिकल इलाज की तरफ अगर हम आए कि सर फिर ये इसका फिर हम साइकोलॉजिकल इलाज करें तो करें कैसे, मतलब कैसे, हाउ, अगर हम कोई डिप्रेशन का शिकार हैं किसी वजह से तो हम क्या करेंगे। देखो यार, डिप्रेशन की बहुत सारी ना काइंड्स हो सकती हैं, बहुत सारी तरह से डिप्रेशन हो सकता है।
जो मैं समझता हूं सबसे ज्यादा जो डिप्रेशन की वजह है वो दो चीजें होती है। एक, आपकी उम्मीद किसी से, और एक, किसी की उम्मीद आपसे। बस ये दो वजह है मेरे ख्याल से। देखो, आपने किसी से अच्छे की उम्मीद की, मिसाल के तौर पे मेरी बर्थडे आ रही थी और मैंने उम्मीद की कि यार मेरे दोस्त जो है वो मेरे लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। मैंने उम्मीद की अपने दोस्तों से, माशाल्लाह अमीर कबीर दोस्त है मेरे, लेकिन मैंने उनसे उम्मीद की कि यार ये मुझे पार्टी यकीनन देंगे। और हुआ क्या, इन दी एंड मेरी बर्थडे आई, किसी ने साला विश भी नहीं किया। मतलब पार्टी तो दूर की बात, किसी ने मुझे विश भी नहीं किया। जमीरा माइक बंद करो। किसी ने मुझे विश भी नहीं किया। अब मैं दुख में चला गया, दुख लग गया, मुझे तकलीफ हो गई। फटा करके बैठा हूँ, दोस्तों को फोन कर करके गालियां दे रहा हूँ कि तुम लोग के लिए मैंने इतना कुछ किया और तुम लोग मेरी बर्थडे तक याद नहीं रख सके। क्योंकि मुझे उम्मीद थी दोस्तों से, वो टूट गई। इस वजह से मुझे तकलीफ हुई और उस तकलीफ के नतीजे में मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ। दूसरा, कोई हमसे उम्मीद रखे, और ये वाला जो पॉइंट है ना कि दूसरा कोई हमसे उम्मीद रखे, यार ये स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा किलिंग है। सबसे ज्यादा किलिंग यही है। हमारे पाकिस्तानी माशरे, या जो पाकिस्तानी माशरे की बात करूंगा, हमारे माशरे में जो स्टूडेंट्स के आजकल डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह है ना, वो यही है यार, जो हम स्टूडेंट से उम्मीद रखते हैं। मैं 40 बच्चे पढ़ा रहा हूँ और मैं 40 बच्चों से एक उम्मीद लगाकर बैठा हूँ कि सबने जो है वो बोर्ड एग्जाम में 80 अबव मार्क्स लेने। मैं सबसे उम्मीद लगा के बैठा हूँ। अच्छा, जो मेरे 40 स्टूडेंट्स हैं, वो 40 के 40 स्टूडेंट्स माशाल्लाह बहुत अच्छे और फर्माबरदार बच्चे हैं। यानी कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। यानी कि अगर मैं उनको एक जुमला कह दूं, एक लफ्ज कह दूं कि बेटा ऐसा करना है, तो वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन उस बात से फिरेंगे नहीं। वो इतनी मुझसे मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत मुझसे वो करते हैं। अब कल को वो बच्चे अपनी पूरी जान लगाते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लेकिन वो उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाते जैसा मैं उनका टीचर उनसे चाहता हूं। लेकिन बच्चे मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो मुझसे शर्मिंदा हो चुके हैं कि वो मुझसे नजरें नहीं मिला सकते। और उसके बाद जब उनका रिजल्ट आए, मैं बजाय उन बच्चों को प्यार करूं, उनको गले से लगाऊं कि यार चलो ठीक है तुमने बड़ी मेहनत की, मैं उल्टा उनको बोलना शुरू हो जाऊं कि यार तुम तो नालायक हो, तुमसे कुछ नहीं हुआ, तुमसे ये नहीं हुआ, तुमसे वो नहीं हुआ। ये उससे बढ़कर डिप्रेशन हो गया उन बच्चों को। मैं आज इन दो एस्पेक्ट्स में बात करूंगा। जो पहला एस्पेक्ट है ना कि आपकी उम्मीद किसी से, उस पर मैं इतनी बात नहीं करूंगा। आपकी, देखो आपकी उम्मीद का क्या है सिलसिला, आप उम्मीद किसी से लगा ही क्यों रहे हो, सवाल ये है। देखो, अरस्तु ने आई थिंक सो कहा था कि इस दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसे जुड़ा है जैसे एक चेन में एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी होती, वैसे एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा है। लेकिन कोई भी इंसान ना, ज्यादातर जो हमारे रिश्ते होते हैं वो हमारे मफादी रिश्ते होते हैं, दायमी रिश्ते नहीं होते, यानी परमानेंट रिलेशंस नहीं होते, वो वक्ती होते हैं। देखो, अभी तुम स्कूल लाइफ से अपने कॉलेज लाइफ की तरफ जब आए, तो जो तुम्हारे स्कूल के दोस्त थे ना, उनसे तुम्हारी बॉन्डिंग में थोड़ा सा फर्क सही लेकिन आया होगा, ये मेरी गारंटी है। पहले रोज मिल लेते ना, अब रोज नहीं मिल सकते। फोन वोन पे बात हो गई तो ठीक है, या कभी पार्टी वार्टी कोई गैदरिंग कर ली तो मिल ली। अभी कॉलेज में हो तो कॉलेज और कोचिंग के जो दोस्त हैं वो अभी हैं। इंशाल्लाह जब आगे यूनिवर्सिटी में जाओगे और वो कॉलेज के दोस्त कोचिंग के दोस्त साथ नहीं होंगे, नए बनेंगे, तो कॉलेज और कोचिंग के दोस्त पीछे रह जाएंगे और वो यूनिवर्सिटी के नए दोस्त आ जाएंगे। तो लाइफ में कुछ रिलेशन हमारे टेम्पररी होते हैं, कुछ रिलेशन हमारे परमानेंट होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो एक्सपेक्टेशंस हमें हर्ट करती है ना, वो टेम्पररी लोगों से करती है, टेम्पररी पीपल्स। जो हमारे टेम्पररी रिलेशंस होते हैं 2 साल 4 साल 5 साल के, हम उनसे अगर कोई उम्मीद रखते हैं तो अक्सर औकात वो हमें तकलीफ देते हैं। तो सबसे पहले अपने जहन में एक बात ये रखनी है कि आपने टेम्पररी पीपल्स से किसी किस्म की उम्मीद नहीं रखनी। जिस दिन अपने अंदर सेल्फ बिलीफ पैदा करोगे ना कि यार मैं कर सकता हूं या मैं करूंगा, बस वो जो सेल्फ बिलीव होगा ना, वो अल्टीमेटली तुम्हें किसी से एक्सपेक्टेशंस करने से खुद ही रोक देगा।
जब तुमने किसी से एक्सपेक्टेशन करने से किसी ने तुम्हें रोक, मतलब तुम रुक गए, तो अल्टीमेटली तुमने डिप्रेशन की 50% वजूहात को खत्म कर दिया। अब बचा 50%। अब वो 50% क्या है कि किसी की आपसे उम्मीद है। अच्छा, ये जो किसी है, ये कौन है? ये परमानेंट रिलेशन वाले, ठीक है, ये परमानेंट रिलेशन वाले। देखो, जो टेम्पररी रिलेशन में आपसे कोई उम्मीद रखेगा और आप उसकी उम्मीद तोड़ोगे ना, मेरे ख्याल से आपको इतनी कोई तकलीफ नहीं होगी। कोई दोस्त था, उसने आपसे, मैंने अभी एग्जांपल दी ना बर्थडे वाली, मैं अपने दोस्तों को फोन करके गालियां दे रहा हूँ कि यार तुम बर्थडे भूल गए और ये और वो। टेम्पररी रिलेशन है, दोस्त भी बोलेंगे अबे जा बाढ़ में जा, नफसियाती है। बर्थडे भूल गए, कौन सा कयामत आ गई भाई जो इतना ये चीख रहा है? इसके बाप के माल का थोड़ी खाते, सही है। तो टेम्पररी रिलेशंस की जो एक्सपेक्टेशंस आपसे होती है उनसे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता जो परमानेंट रिलेशन वाले हैं ना, जब आप किसी टेम्पररी रिलेशन वाले से उम्मीद लगाते हैं तो आप डिप्रेशन का सबब बनते हैं, आप हो सकते हैं डिप्रेस, क्योंकि रिलेशन टेम्पररी है। जब कोई परमानेंट रिलेशन आपसे उम्मीद लगाता है तो भी आप डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि वो परमानेंट रिलेशन वाला वो नहीं है कि जिसको आप बोलेंगे कि भाड़ में जा भाई, नहीं बोल सकते उसको। बहन भाइयों ने कोई उम्मीद लगा रखी है, अम्मा अब्बा ने कोई उम्मीद लगा रखी है, आगे चल के शौहर और बीवी है तो उन्होंने अगर कोई उम्मीद लगा रखी है, क्या करेंगे उसका? यू कांट डू एनीथिंग। अब जो परमानेंट रिलेशन वाली उम्मीदें है ना, सबसे पहले इसका सॉल्यूशन उन्हीं के पास है जो परमानेंट रिलेशन में एक्सपेक्टेशंस जो लगा रहे हैं ना आपसे, इसका सॉल्यूशन असल में उनके पास ही है। एक तो उनको इतना बोल्ड होना चाहिए कि उनको रियलिटी को मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक्सपेक्ट करते हुए उसे प्री प्लान्ड होना चाहिए, और वो हर किस्म के नताइज के लिए तैयार रहे। अगर आपसे या किसी से कोई कमी कोताही हो जाती है तो आपको वो बजाय मजीद प्रेशराइज करने के, वो आपको सपोर्ट करे। अच्छा, अब मसला ये है कि सर ये बातें हम अपने माँ बाप बहन भाइयों को कैसे समझाएं? यार ये बातें तुम्हें माँ बाप या बहन भाई को समझाने की जरूरत नहीं है, ये बात तुम्हें समझने की जरूरत है, क्योंकि कल को तुम भी माँ बाप होगे, और कल को क्या, आज तुम भी बहन भाई हो, तुम भी बहन हो किसी की या तुम भी भाई हो किसी के। तो ये भी तो हो सकता है कि तुम खुद डिप्रेशन की वजह बन जाओ यार किसी और के लिए। तो पहले तो ये चीज समझो कि यार ठीक है जो हो रहा है, लेकिन चीजों को सपोर्ट करते हुए चलो। नेगेटिव थॉट्स जो जहन में आते हैं ना, उन नेगेटिव थॉट्स को प्रोसेस करके उनके सॉल्यूशन की तरफ जाओ। 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के अंदर स्टीफन आर कॉवे लिखता है कि जो सक्सेसफुल पीपल्स होते हैं, वो सक्सेसफुल पीपल्स हमेशा प्रोएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नहीं होते। पहला रूल है ये उसकी सक्सेस का कि प्रोएक्टिव रहो, रिएक्टिव नहीं रहो। अच्छा, रिएक्टिव कौन है? रिएक्टिव वो है जो हर चीज में कोसता रहे। कमरा इम्तिहान में आप पेपर दे रहे हैं, आप अच्छी तैयारी करके आए हैं, आप अपना पेपर कर रहे हैं, आपके पीछे आपका एक दोस्त बैठा है, वो आपके आसरे पर आया हुआ है कि आप छपाएंगे तो उसका पेपर होगा। अब टाइम कम था पेपर में, पूरा पेपर आपने दोस्त को छपा दिया, 2 सवाल आपको करने थे, टाइम कम था, आपने बोला भाई तू भाड़ में जा, मेरे को ये 2 सवाल करने। अब आपने वो 2 सवाल करने शुरू किए, आपने उसको दिखाना छोड़ दिया, आप वो 2 सवाल कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है आपने कर लिया। कमरा इम्तिहान से आप बाहर निकले, वो दोस्त आपका दस्ते गिरेबा हो गया कि तेरी वजह से मेरे 2 सवाल रह गए, तेरी वजह से रह गए। आप बोलोगे क्या पागल है तू, तैयारी करके तू नहीं आया, पढ़ के तू नहीं आया, और मेरी वजह से रह गए? ये कैसे हो सकता है भाई? यही वजह है। ऐसे लोग होते हैं रिएक्टिव, वो कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते, वो कभी भी अपनी चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा दूसरों को क्रिटिसाइज करेंगे, और क्रिटिसाइज करके रोएंगे, यार इसकी वजह से मेरा पेपर रह गया। भाई क्या, अगर उसकी वजह से तू उसकी वजह से पेपर देने आया था, भाई तू अब खुद पढ़ के जाता। वो मुझे छोड़ के चली गई, मतलब उसने कोई बॉन्ड तो साइन नहीं किया था ना तुम्हारे साथ कि उससे तुम्हारे साथ रहना ही है, या वो मुझे छोड़ के चला गया। तो
तो उसके लिए भी सेम रीजन है भाई, कोई बॉन्ड साइन किया था कि मैं रहूंगा तुम्हारे साथ जिंदगी भर? हम टेम्पररी लोगों से वो उम्मीदें रखते हैं। अब रिएक्शन क्या आता है इन चीजों का? इन चीजों का रिएक्शन ये आता है कि हम हमेशा उस तकलीफ में मुब्तला होते हैं। अगर ये होता तो वो हो जाता, वो जो कयास आराई होती है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन जिसे कहते हैं, अगर ये होता तो वो हो जाता, अगर मैं यहाँ होता तो वो हो जाता, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। अबे तो पहले घर से जल्दी निकलता ना भाई। ट्रांसलेशन आती थी ना, बचपन से करते हुए आ रहे हो कि जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन जा चुकी थी। तो पागल के बच्चे घर से जल्दी निकलता तो ट्रेन नहीं जाती कभी भी। अब वहां पे स्टेशन पे बैठ कर रो कर क्या फायदा है कि ट्रेन चली गई, हाय मेरी ट्रेन चली गई। अगली ट्रेन पकड़, उसमें जा भाई। लेकिन नहीं, रोएंगे वहां पे बैग रखकर, सर पकड़ के बैठ गए, अब क्या करें, ट्रेन की टिकट भी ले ली थी और इतना हमने सोच लिया था, ट्रेन में ये खाएंगे, ऐसे लेटेंगे, वैसे सोएंगे, लूडो खेलेंगे, ये करेंगे, वीडियो बनाएंगे, ये करेंगे। भाई दूसरी ट्रेन की टिकट पकड़ ले। तो ये वो चीजें हैं जो लोग जो है ना, रोना धोना लोगों का, लोग कभी भी प्रोएक्टिव नहीं होते। जो कामयाब इंसान होता है ना बेटा, वो हमेशा प्रोएक्टिव होता है। यानी कि ठीक है, जो हो गया सो हो गया, अब क्या हो सकता है ये देखते हैं। ट्रेन को जाना था, मुझे लेट होना था, मैं हो गया, ट्रेन चली गई, अब क्या कर सकते हैं? मैं बस पकड़ के जा सकता हूँ, हाँ बस स्टेशन करीब है यार, अगली ट्रेन कितने बजे की? अच्छा 1 घंटे बाद की है, मैं उसमें जा सकता हूँ, हाँ जा सकता हूँ। मतलब ऑल्टरनेटिव रूट्स देखो। जब हम डिप्रेशन में जाते हैं ना, तो ये जो हमारा जहन होता है ना, ये ऑल्टरनेट रूट्स की तरफ जाना छोड़ देता है। और डिप्रेशन में हम जाते हैं रोने की वजह से। हम किसी चीज को बार 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 रिकॉल करते रहते हैं ना, बार बार रिकॉल कर रहे हैं, पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली। बहुत से लोग पोटेंशियली और मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो अपने माजी को बार बार याद करते हैं और अपने उस माजी से बार बार सबक सीखते हैं और बार बार उस फ्यूचर को बेहतर करते हैं, प्रेजेंट को बेहतर करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जितनी बार अपने माजी को याद करते हैं, वो उतनी बार अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब करते हैं। क्योंकि वो जितनी बार याद करते हैं, वो उतनी बार तकलीफ में मुब्तला होते हैं। जितनी बार याद करेंगे माजी को, वो उतनी बार तकलीफ में मुब्तला होंगे और उतनी बार उनको उस माजी से दोबारा, यानी उस तकलीफ से बाहर निकलने में टाइम लगेगा। अल्टीमेटली उनको कामयाब होने में भी टाइम। तो सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर एक चीज को जहन में बिठा लो कि यार कुछ भी हो रहा है, मैंने रोना नहीं है। खवातीन इस मामले में माजरत के साथ बड़ी कमजोर होती हैं। जरा सी बात हुई रो गए, जरा सी बात हुई रो गए। रोने की जरूरत नहीं है, जो हुआ, जो होना था हो गया। नाउ व्हाट यू कैन डू, उसके ऊपर सोचो। चीजें मुश्किल होती है, चीजों को रिकॉल। देखो, अपने आप को ढूंढने वाले तुम हो, अपने डिप्रेशन का इलाज तुम खुद हो। तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता, कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कर सकता। कोई अगर ये कहता है ना कि यार मैं किसी से बातचीत करके उसको डिप्रेशन से निकाल सकता हूँ, इम्पॉसिबल है, मैं मानता ही नहीं हूँ। तो सर आप जो 1 घंटे का सेशन लेके हमारा वक्त बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, मैं वक्त बर्बाद मैं शायद कर रहा हूँ, मैं तुम लोग को डिप्रेशन से निकलने का तरीका नहीं बता रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि तुम्हारा डिप्रेशन तुम खुद हो और तुम्हारे डिप्रेशन का इलाज भी तुम खुद ही हो। तुम्हें कितना भी डिप्रेशन होगा, तुम्हें उस डिप्रेशन से सिर्फ तुम निकाल सकते हो और कोई नहीं निकाल सकता। मैं लाख तुम्हें बातें समझा लूं, उन बातों का असर ही नहीं होगा। ऐसा होता है मोटिवेशनल सेशन। अभी मैं लास्ट टाइम भी किसी बच्चे से इस बारे में बात कर रहा था, ऐसा होता है। अभी 1 घंटे तक एक सेशन लिया है, मतलब बड़ा एंथुजियास्टिक होंगे कि यार अब तो ये कर लेंगे, दुनिया मतलब जी फतह कर लेंगे, जमीन फाड़ देंगे, आसमान जीत लेंगे। 1 घंटे के बाद सब तेल होता है वही मोबाइल में, टिकटॉक के वीडियोस, फेसबुक, व्हाट्सएप, यही चल रहा होता है। लेकिन वो 1 घंटे तक तो होती है ना सेशन की जान, तो यार उस 1 घंटे में कुछ कर लो। 1 घंटे के बाद उस सेशन की एक्सपायरी आएगी ना, तो जब उस 1 घंटे बाद आएगी ना, तो 1 घंटे बाद भले एक्सपायर कर देना, लेकिन उस 1 घंटे का भी अगर इस्तेमाल कर लो सेशन के बाद ना, तो फायदा हो जाएगा। इलाज तुम खुद हो। अपनी चीजों को सोचना सीखो, अपने आप को बेहतर करना सीखो। देखो, रोने से कुछ नहीं होता। रोएगा इंसान तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है। मतलब पाकिस्तान बनने से पहले हम अपनी तारीख की किताबों में पढ़ते कि हम रोते रहे, हम रोते रहे कि हमें आजाद वतन चाहिए, हम रोते रहे, जुल्म सितम सहते रहे। एक वक्त आया, एक ख्याल जाहिर हुआ कि हमने आजाद वतन लेना है, हमने जद्दोजहद शुरू की, एक वक्त को आके हमने एक आजाद वतन ले लिया। वो एक अलग बात है कि आजाद वतन की हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है, लेकिन ले तो लिया ना यार। अगर रोते ही रहते कि हमें या अल्लाह हमारी मदद कर,
अल्लाह ने कुरान में फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सूरह जुम्मा की आखिरी आयत है ये, बड़ी बेहतरीन आयत है। और इस आयत का मफहूम तर्जुमा एग्जैक्टली नहीं पता, मफहूम कुछ इस तरीके का है कि बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला है, बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला, अल्लाह रिस्क देने वाला, अल्लाह ने वादा किया रिस्क देगा, सही है। लेकिन अच्छा एक बात बताओ, आप अपने घर में बैठे हो, ये कमरा है, इस कमरे में आप सबको मैं बिठाऊं, आपके साथ में बैठ जाऊं, चारों तरफ से कमरे को बंद कर दूं, और अल्लाह ने तो कुरान में फरमाया वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, तो क्या बताओ कि हमारे पास खाना कहां से आएगा? ना कोई ऑर्डर दे सकता है, ना कोई बाहर से खाना आ सकता है, ना कोई पकाने जा सकता है, सब इस कमरे में रहेंगे, बस कहां से आएगा खाना? सर हम लोग खुद वादा बोलो और सलाम। वादा तो किया है, लेकिन हमें भी तो जद्दोजहद करनी चाहिए ना। वादा तो मतलब बेशक किया है, लेकिन हमें भी तो कुछ करना चाहिए, जब तो मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। कासिफ बोलो क्या कह रहे थे? सर मेरा आंसर भी सेम है। सेम है, ठीक है। देखो अल्लाह ने कुरान में जब ये फरमाया ना वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, हमारे उसी का रिस्क अल्लाह ताला ने रखा है, लेकिन हमारा काम है कि हम उस तक पहुंचे, बिल्कुल, तो उसके लिए हमें काम करना है। वेरी गुड। मैं इसी पॉइंट पे आ रहा था कि अल्लाह ने कुरान की इस आखिरी आयत में फरमाया कि बेशक अल्लाह रिस्क देने वाला है, लेकिन इन आयतों से पीछे की आयतों का अगर तर्जुमा पढ़ो तो उसमें अल्लाह ने बोला है कि तू हिलेगा तो तुझे मिलेगा, तू हिलेगा नहीं तो तुझे मिलेगा भी नहीं। तो ये जो जहनी कैफियत है ना, ये जहनी बीमारी जो है, ये भी आप पे है। आप, अल्लाह ने वादा किया कि तुम्हें वो शिफा देगा, लेकिन वो कैसे देगा? वो तुम खुद तो चाहो, पहले खुद तो कामयाब होना चाहो, खुद तो बनना चाहो। यार मैंने अपनी लाइफ में ना जितनी भी मोटिवेशनल या सक्सेस स्टोरीज या सक्सेसफुल पर्संस देखे ना, दे ऑल आर फेलियर, सबके सब फेलियर निकले, सबके सब। बिल गेट्स की मिसाल लो, जुकरबर्ग की मिसाल लो, इवन जो बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, कासिम अली शाह, मैं बहुत फॉलो करता हूँ उनको, ही वाज आल्सो अ फेलियर। समद अब्बास साहब, उनसे मैं पर्सनली मिला भी हूँ, बहुत जेंटल, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है, बट ही वाज आल्सो अ फेलियर। सबके सब फेलियर निकले, लेकिन सबके सब कामयाब हुए। पता है क्यों? जब भी मैंने मतलब समद अब्बास साहब से बात हुई, कासिम अली शाह से पर्सनली बात हुई, लेकिन उनसे मतलब एक कमेंट बेसिस पर उनसे राब्ता हुआ है, और भी काफी लोगों से बातचीत हुई, हर बंदे ने एक ही बात की है कि उन्होंने कभी भी अपने फेलियर को ना अपने लिए रुकावट नहीं समझी, उन्होंने हमेशा अपने फेलियर को अपने लिए एक चैलेंज लिया। हम अपने फेलियर के अंदर डूब जाते हैं, हम अपने फेलियर को चैलेंज नहीं लेते कि हमने कामयाब होना है। हम जिस दिन अपने फेलियर को चैलेंज ले लेंगे ना कि हमने कामयाब होना है, हम उस दिन कामयाब हो जाएंगे। हमारा मसला ये कि हम कामयाबी की तरफ बढ़ते नहीं है, हम बस उस फेलियर के लिए ही बैठे रहते हैं, उस फेलियर में ही सोचते रहते हैं बस। अल्लाह ना करे तुम्हारे इर्द गिर्द तुम देखो, अगर कोई तुम्हें डिप्रेस पर्सन नजर आ रहा है ना, उसको ऑब्जर्व करो, उसको, उसकी मेंटालिटी को समझो, देखो वो क्यों क्यों डिप्रेस है, और देखो वो किस तरीके से डिप्रेशन से निकल सकता है। भले उससे बातचीत वैसी नहीं करो कि यार तुम देखो, उसको समझाने की कोशिश नहीं करो, हो सकता है उस बंदे को तुम ना समझा सकते हो, लेकिन एटलीस्ट उसकी डिप्रेशन की वजह तो जान सकते हो। इंसान को ऑब्जर्व करके तुम्हारा एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और कल को इंशाल्लाह तुम डिप्रेशन में नहीं जाओगे। जब दूसरे के डिप्रेशन को ऑब्जर्व करोगे ना कि यार इससे ये गलती हो रही है, कल को तुम वो गलती नहीं करोगे। दूसरों को ढूंढो, अपने इर्द गिर्द के लोगों को खंगालो, देखो वो कहाँ परेशान है। ये तो हो गई हमारे डिप्रेशन से रिलेटेड बात। कोई इस पूरे बारे में कोई सवाल या कंफ्यूजन या कोई बात अगर ऐड करना चाहे तो जल्दी से कर सकता है, फिर मैं आखिरी 2 मिनट की आप लोगों को जरा तंज और ताने दे दूं, उसके बाद चलिए जल्दी। सर आइए क्वेश्चन। हाँ बोलो। सर हम में से बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन में है। उन्हें पता नहीं होता कि वो डिप्रेशन सर उसकी क्या वजह है? यस सर। ऐसा मुमकिन नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स डिप्रेस्ड हो लेकिन उसे पता ना हो, वो उसे महसूस नहीं करता। सर वो ये समझते हैं कि वो सैड है, बस मतलब नॉर्मली ले लेते हैं। हाँ कुछ दिनों के। देखो उदासी ही डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाती है ना, उदासी का जो एक्सट्रीम स्टेट है वही तो डिप्रेशन है। अब
किसी को पता नहीं चल रहा, देखो पता नहीं चल रहा ये इम्पॉसिबल है, कि मुमकिन ही नहीं है कि उसे पता ना चले। क्योंकि डिप्रेशन का असर, देखो मैंने बात की शुरू में बताया था कि जिस चीज में आपको खुशी मिलती हो वो करने से भी अगर आपको सुकून और खुशी ना मिल रही हो तो समझ लो कि तुम डिप्रेशन में हो, या तुम में कहीं कोई प्रॉब्लम है, या कहीं कोई उदासी है। जरूरी नहीं है डिप्रेशन में हो, लेकिन कहीं उदासी है, या कहीं किसी जहनी दबाव का, किसी जहनी परेशानी का शिकार। ठीक है सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो कासिम। सर इंसान अगर अपनों में खुशियां तलाश नहीं कर पाया तो ये भी एक डिप्रेशन की एग्जांपल है। अपनों में खुशियां तलाश नहीं कर पाए तो ये भी एक डिप्रेशन है। देखो ये वही बात हो गई ना कि उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन। आप किसी से खुशी की उम्मीद कर रहे हो तो यकीनन दुख में रहोगे। अब वो अपने फिर दो तरह के होते हैं, टेम्पररी रिलेशन, परमानेंट रिलेशन। टेम्पररी से तो किसी अच्छे की उम्मीद करना ही बेकार है। अब रहा परमानेंट, तो परमानेंट चाहते ना चाहते आपके लिए अच्छा करते हैं। ठीक है सर जी। सर टोटल बात मिला के ये है कि आजकल डिप्रेशन एक फैशन बन गया है। कह सकते जहाँ तक मैंने बहुत अच्छा पॉइंट है ये। डिप्रेशन को फैशन बनाया है लोगों ने, मैं अगली बात इसी पर ही जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है और जाना है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पॉइंट है। और कोई बात? सर हम्म, सर मुझे नहीं लगता डिप्रेशन खाली उदासी से ही आता है। मैंने मैंने मेरे सामने एग्जाम्पल है कि जैसे इंसान बहुत वो खुश है, बिल्कुल खुश है, लेकिन फिर भी उन्हें डिप्रेशन है। तो वो डिप्रेशन में जैसे अपने दिमाग में जो है वो चीजें बनाती हैं और फिर वो उन्हीं चीजों को सोचती हैं अपनी तबीयत, जब उनकी तबीयत जैसे खराब होती है। तो मुझे नहीं लगता कि डिप्रेशन उदासी से वो ओवर, लेकिन उदासी से नहीं, मतलब खाली उदासी इसका वो नहीं है। ओवर थिंकिंग या एहसास कमतरी हो किसी के अंदर, वो एहसास कमतरी, वो सोचता रहे भाई मैं ये हूँ, मैं कर ही नहीं सकता, और फिर उसको इर्द गिर्द के लोग बोलेंगे भाई तुम्हें तो है ही नहीं डिप्रेशन, आपको किस बात का एहसास कमतरी है, आप तो सही हो, आप कर सकते हो। लेकिन वो कह रहा है कि मैं नहीं कर सकता, उसको एहसास कमतरी है, और उन्हीं लोगों ने उसे एहसास कमतरी में डाला है। तो फिर उसका स्टेट तो अलग है ना, उसको तो उदासी नहीं है ना, खाली उदासी से तो नहीं आ रहा ना डिप्रेशन। देखो अल्टीमेटली पता है क्या है, देखो उदासी लीड्स, यानी सैडनेस लीड्स टू डिप्रेशन। उदासी जो होती है ना, उदासी की डेफिनेशन आपके जहन में क्या है कि आप रोने लगे? नहीं, उदासी यानी उदासी बेसिकली एक ऐसी चीज है, एक ऐसा स्टेट है कि जिसकी वजह से आप अच्छा फील ना, फीलिंग्स है बेसिकली, आप अच्छा फील नहीं कर रहे, आप उदास हैं। आप एनर्जेटिक नहीं है, आप उदास है। आप प्रोएक्टिव नहीं है, आप उदास है। उदासी की डेफिनेशन बहुत बड़ी है। अच्छा रहा सवाल कि सर वो बहुत खुश है एक इंसान, लेकिन फिर भी एहसास से कमतरी या किसी भी वजह से वो जो है वो डिप्रेशन में चले जाने। देखो अगर कोई ऐसा शख्स है, अगर वो माँ है, माँ की सबसे बड़ी परेशानी और सबसे बड़ी खुशी उसकी औलाद होती है, याद। अगर वो बाप है, बाप की सबसे बड़ी खुशी और परेशानी उसका घर होता है, उसकी बीवी समेत। और फिर वो परेशानियां जो उसके ऑफिस में या उसके वर्क एरिया में हो, जो वो घर में तुम लोगों से जिक्र करके समझा नहीं सकता, अपनी तकलीफ को बांट नहीं सकता, लेकिन उसे उससे फाइट करना पड़ता। खुश है, उसकी औलाद उसको खुश रख रही है, उसकी औलाद उससे फर्माबरदार है, लेकिन जहां वो काम कर रहा है वो वहां पर खुश नहीं। तो अल्टीमेटली वहां का प्रेशर उसे यहां लीड करेगा। अगर वो माँ और बाप है, अगर वो मिसाल के तौर पे भाई या बहन है, तो हर बंदे की लाइफ के अपने एस्पेक्ट्स होते हैं। अब वो भाई या बहन जो है वो फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी लाइफ में है, हो सकता है ही और शी हैज अ रिलेशन विद समवन, और वो अपने इस रिलेशन के बारे में किसी को ना बता सकता हो, और उस रिलेशन की बुनियाद पर उसके लिए कोई तकलीफ का सबब हो। आप तो यही समझ रहे हैं कि हमने से बड़ा खुश रखा हुआ है, हमारा भाई है, हमारा बहन, हमारी बहन है, लेकिन वो जिस शख्स से जुड़ा है उस शख्स की तरफ से उसका फड्डा हुआ है। अब उस फड्डे के नतीजे में तो अल्टीमेटली वो खुश नहीं रह सकता।
तो इंटरकनेक्टेड होती हैं सारी चीजें। इंसान की खुशी और गम जो होता है ना, वो इंटरकनेक्टेड होता है बहुत सारी जगहों से। हमेशा मैं जो समझा रहा हूँ, यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने रिश्तों को आइडेंटिफाई करो, हुज आर टेम्पररी एंड हुज आर परमानेंट। और जो टेम्पररी हो उनसे अपनी खुशी और गम के इंटरकनेक्शन जो है ना, उसको तोड़ने की कोशिश करो। जितना तुम्हारा इनसे इंटरकनेक्शन टूटेगा, तुम्हारा परमानेंट वालों से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा, और तुम्हारे पास खुशी गम के मौके होंगे वो कम हो जाएंगे। क्योंकि टेम्पररी लोग अगर खुश करते हैं तो बहुत अच्छा है, दुख देते हैं ना और आपको फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आप उनसे अपना कनेक्शन तोड़ चुके हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खुशी होगी तो अच्छा है, आपके लिए बेहतर है। दुख अब आपको मिलने का कहां से, सिर्फ एक चांस है, वो है परमानेंट रिलेशन। बस क्लियर है ईमान? सर जी जी जोहा एक्सक्यूज मी जी जी सर, सर क्लियर। जिस तरह ईमान ने कहा कि एहसास कमतरी में बंदा चला जाता है तो वो डिप्रेशन में जाता है या फिर कोई और चीज़। तो हाँ, अगर बंदा एहसास कमतरी में जाता है तो लिटरली वो बंदा लाइक सैड हो जाता है, अपसेट हो जाता है कि भाई, वो कहता है कि भाई आई एम नॉट लाइक ब्यूटीफुल, और या फिर मैं ये नहीं कर सकता, मैं अगली हूँ, या फिर ये भी तो बंदे को अपसेट कर देती है ना। तो इस वजह से बंदा डिप्रेशन में भी जाता है। तो एहसास कमतरी वगैरह की चीज़ें, टेंशन, ये सारी चीज़ें भी बंदे को डिप्रेशन में ले जाती हैं। और उसके अलावा फैमिली इन्वायरमेंट मैं समझती हूँ कि वो बहुत जरूरी चीज़, होता है। सर अगर फैमिली, अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो पॉजिटिव है, हमारी फैमिली जो है वो लाइक काफ़ी खुश है, हमें सपोर्ट कर रहा है, तो ऑफ कोर्स हम भी लाइक खुश ही रहेंगे। लेकिन अगर ये होता है कि भाई, अगर घर पे झगड़े हो रहे हैं या फिर एक बंदा एक रूम में, दूसरा बंदा दूसरे रूम में, सब अलग अलग खाना खा रहे हैं, तो ये भी है कि भाई बंदा, एक बंदा डिप्रेशन में जा सकता है इस वजह से। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट है, सारी बातें सही की हैं जोहा आपने, और इसमें मैं मजीद कुछ ऐड नहीं कर सकता क्योंकि बहुत मुकम्मल बात की आपने माशाल्लाह। अच्छा, एक चीज और, एक पॉइंट बस रह गया, वो ये कि यार हमारा जो इस्लामिक रूल अकीदा है ना, वो भी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि डिप्रेशन से निकालते हुए, बहुत ज्यादा लोगों को डिप्रेशन से नमाज ने, जिक्र खुदा ने निकाला है। तो ये एक पॉइंट है जिसको हम अक्सर निगलेक्ट करते हैं। आखिर में मैं अपनी बात पर चलूं क्योंकि बहुत ज्यादा ओवर टाइम हो गया है और मुझे अब मुझे खुद भी जाना है। तो ओके, तो मैसेजेस देख लूं। बेटा मरियम माइक पे बोल दिया करें ऐसी बात। हाँ, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिस्ट्रैक्शन, नहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं यार, डिस्टर्बेंस हो सकता है। सर आखिरी बात बता दें बस। हाँ बोलो। सर इंसान अपने अंदर के डर से कैसे लड़े, बस ये आखिरी बात बता दें कि उसे अपने अंदर जैसे का डर, किसी चीज का डर है। हाँ, अपने अंदर का डर, अपने अंदर वो का भी डर तो वही कैसा? डिप्रेशन की तरफ ही डर लेके जा रहा है ना कि भाई मैं ये नहीं पूछ सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं क्लास में सवाल पूछूंगा या उसका जवाब दूंगा तो मुझे जैसे सब सेल्फ लोग मुझ पे कॉन्फिडेंस हंसते, बेटा, ये तो सिर्फ वो मेरे सेल्फ अंदर का कॉन्फिडेंस, डर हो गया ना। ये सिर्फ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इस पे आने वाले किसी सेशन में हम बात करेंगे क्योंकि ये अलग से एक बिल्कुल बात है। चले, सेल्फ सही है, कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टीम कहाँ लो सही होती है। है। अलबत्ता सेल्फ स्टीम लो होती है ना जिन शख्स की, वो डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी होते हैं, ये भी एक पॉइंट जरूर है। क्योंकि यस आपके सर। अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो अल्टीमेटली आप खुद को ग्रूम अप नहीं कर पाएंगे। एक आखिरी बात जो मुझे ऐड करनी थी, जो मैंने आखिरी पॉइंट लिखा हुआ था अपने टॉपिक में, और मिसअंडरस्टैंडिंग। देखो आजकल की जो हमारी यूथ जनरेशन है ना, ये यूथ जनरेशन साला जरा जरा सी बात के ऊपर इनको डिप्रेशन हो जाता है। इनके डिप्रेशन की वजह क्या हो सकती है? इनके डिप्रेशन की वजह ये हो सकती है कि इनका व्हाट्सएप नहीं चल रहा, इनके डिप्रेशन की वजह ये हो सकती है कि इनका इंटरनेट नहीं चल रहा, इनके डिप्रेशन की वजह ये हो सकती है कि उसने खाना नहीं खाया, नहीं मेरे बाबू ने खाना नहीं खाया, इसके डिप्रेशन की वजह ये हो सकती है कि घर में पानी नहीं आ रहा, इसके डिप्रेशन की वजह ये हो सकती है कि अम्मी ने बर्तन धोने बोल दिया, इसके डिप्रेशन की वजह ये हो सकती है कि अम्मी ने धनिया लाने बोल दिया, इसके डिप्रेशन की वजह दही लाने से लेकर वॉशरूम जाने तक भी हो सकती है हमारे यूथ की। यार देखो, डिप्रेशन ना कोई मजाक नहीं है। तुम लोग हर चीज को हावी कर रहे हो खुद पर। यानी कि जितने भी अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं, ये एग्जांपल्स में कोई भी एग्जांपल डिप्रेशन की वजह नहीं है। मतलब मेरे लिहाज से या मेरी नजर में तो ये उदासी की वजह भी नहीं है। तुम लोग इनसे डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। मैंने देखा है लिटरली स्टूडेंट्स को कि वो परेशान है सिर्फ इसलिए कि सर आज नेट नहीं चला, सर एक टिकटॉक की वीडियो नहीं बनाई।
मतलब क्या ऐसे में आपको समझाया जाए कि आपके परेशान होने की वजह या आपके डिस्टर्ब होने की वजह ये है कि आपने टिकटॉक की वीडियो नहीं बनाई है, या आपके डिस्टर्ब होने की वजह ये कि अम्मी ने कोई काम क्या दिया है, या आपके डिस्टर्ब होने की वजह ये कि आपने घर का कोई काम करना है। तो ये कतन डिस्टर्बेंस की वजह नहीं है। सम टाइम हम अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को मिसअंडरस्टैंड करते हैं और उनको बड़ी प्रॉब्लम बनाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बड़ी प्रॉब्लम है सैडनेस, एंड दैट विल लीड टू योर डिप्रेशन। छोटा सा मसला है, नेट नहीं चल रहा, लेकिन उस छोटे से मसले के लिए आपने पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। वो जो इंटरनेट वाला है उसको फोन करके आप 25 गालियां दे चुके, उससे पूछ भी नहीं रहे कि यार इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा और तू क्यों नहीं देखने आ रहा। क्या पता वो बेचारा किसी परेशानी में मुब्तला हो, क्या पता वो किसी ऐसी प्रॉब्लम में बेचारा फंसा हो कि तुम्हारी मदद करने ना आ सके, तुम्हारे नेट को चलाने ना आ सके, और तुम उसे तरह तरह की गालियां सुना रहे हो। यू नेवर नो। तो अपनी छोटी छोटी सी परेशानियों को, सबसे पहले तो इन छोटी छोटी सी चीजों को ना परेशानी बोलना भी छोड़ दो, क्योंकि अगर इतनी छोटी छोटी चीजों को परेशानी समझोगे या बनाओगे तो वो एक दिन को इतना बड़ा पहाड़ बन जाएंगे, और उस पहाड़ से लड़ना तुम्हारे लिए बहुत नामुमकिन होगा। हमेशा कोशिश करो कि एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर जो है वो रहो, और एक बहुत लिमिटेड बाउंड्री का मतलब ये है कि परेशानियों के मुकाबले में मुताबिक, लाइक हर चीज परेशानी नहीं होती है। जो मैंने अभी बताया इनमें से कोई भी परेशानी नहीं थी। फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिनको आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं। खुसूसी तौर पर एक बात कहूंगा, जो आपके एक्सटर्नल रिलेशन होता है ना, जिससे आप, आजकल तो माशाल्लाह से मैं ये देख रहा हूँ छटाक भर का इतना सा लौंडा और लड़कियां हैं माशाल्लाह से, उनके बहुत सारे मामलात हैं। देखो इन चीजों से खुद को रोको, क्योंकि ये टेम्पररी अट्रैक्शंस और फीलिंग्स जो होती है ना, ये ज्यादा खतरनाक और परेशान कुन होती है जिस वक्त आपका जहन इतना मेच्योर नहीं होता। जब आपका जहन मेच्योर होने लगता है ना, तो आपको तब पता चलता है कि आपसे कितनी बड़ी गलती बचपने में हुई। तो उस वक्त जो है ना, खुद को लाइक किसी परेशानी या किसी प्रॉब्लम का सबब नहीं बनाना। बस इतनी सी बात थी आज के सेशन के लिए। इतना ही। कोई और सवाल हो तो पूछ लें। सर ये जो आपने लास्ट में बातें कही थी, तो सर इन्हीं बातों की वजह से सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सैड स्टेटस लगा देते हैं, सैड सॉन्ग लगा देते हैं कि हम लोग सैड सर मतलब कोई परेशानी की वजह है ही यार नहीं। देखो, अगर डीपली उनसे पूछ, मैं अगर अपनी बात करूं तो मुझे लोग गुस्सैल कहते हैं, ठीक है मैं मानता हूँ गुस्सैल हूँ। लोग मुझे भी कहते हैं कि मैं डिप्रेस्ड हूँ, बट आई एम नॉट डिप्रेस्ड। क्यों डिप्रेस है? क्योंकि मुझे सैड सॉन्ग्स पसंद है, मुझे शायरी पसंद है, मुझे शायरी हर तरह की पसंद है। मतलब मैं इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी दोनों तरह की शायरी पसंद करता हूँ, पढ़ता हूँ और बोलता भी हूँ अक्सर। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब ये लोगों की अपना सोच है। मुझे एक चीज पसंद है, मुझे किताब पसंद है, मुझे किताब पढ़ना पसंद है। अब अगर किसी को ये लग रहा है कि मैं डिप्रेस हूँ इसलिए किताब पढ़ रहा हूँ, तो लाना तो उसकी शक्ल पर। तो ऐसा होता है वैसे। तो समटाइम अगर कोई सैड स्टोरी लगा रहा होता है तो इट डजंट मीन के वो डिप्रेस है। मे बी उसको अच्छा लगा हो कुछ, उसने इसलिए लगा दिया हो। समटाइम लाइक 100 आउट ऑफ 5% ओनली, बट 95% केस वही है जो तुमने बोला है। अच्छा सर ये वाले लोग ऐसे भी सर होते एक हैं सवाल है। हाँ बोलो बोलो। सर आजकल ऐसा देखने में आ रहा होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं नहीं तुम्हें एप्टीट्यूड का टेस्ट पास करना है और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, और वो बच्चे जो मतलब इसमें पास नहीं हो जाते हैं तो मतलब उनको अलग से ताने दिए जाते हैं, उनको अलग से फोर्स किया जाता है, उनको मतलब डिप्रेस किया जाता है। तो मतलब ये बात उनको भी समझनी चाहिए ना कि मतलब वो पहले से इन बातों के लिए तैयार रहने चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन होगा। और बच्चे इस मामले में प्रिपेयर भी होते हैं, लेकिन उनके पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते और उनको अलग से फोर्स करते हैं, तो इसी वजह से आगे सुसाइड्स वगैरह के केसेस भी बनते हैं। तो इसका बता। देखो मेरा कभी कभार दिल शादी के करता है। केसेस भी तो बन जाते हैं। हाँ ये तुमने अपनी बात कर दी मान। खैर तो ऐसे जो तुमने जो बात की अफसा, अच्छी बात थी। देखो इसीलिए मेरा कभी कभार दिल करता है कि स्टूडेंट से ज्यादा उनके पेरेंट्स को काउंसिल करूं मैं, लेकिन पेरेंट्स जो है ना वो हत्ते आते नहीं है, और अगर आ जाए तो वो बात को एक्सेप्ट नहीं करते। वो बोलते कि यार तुम हमें सिखाओगे, हु द हेल आर यू। तो वो जो हु द हेल आर यू वाली बात होती है ना, वो जरा हटा देती है दिमाग को, क्योंकि हु द हेल आई एम क्या अगर मैं बताना शुरू करूँ तो मेरे ख्याल से वो फिर पढ़ाई हो जाएगी। अल्लाह के हुजूर माफी। लेकिन इसलिए
ये होता है पेरेंट्स से कुछ मामला, इसको हम आगे चल के किसी सेशन में डिस्कस करेंगे। नेहा ने एक बात बड़ी अच्छी कही है कि डिप्रेशन जो है वो खानदानी बीमारी भी होती है, कि वो खानदान से चलती हुई आती है। ये एक फैक्ट है। अक्सर जो है ना जेनेटिकल इशू भी होता है ये डिप्रेशन का मामला। जो लोग बहुत जल्दी डिप्रेशन का शिकार होते हैं ना, वो जेनेटिक्स की वजह से भी होता है कि उनका जेनेटिकल मामला कमजोर होता है थोड़ा, तो इस वजह से भी ऐसा होता है। तो इसका भी हल यही है कि आप खुद को बेहतर ग्रूम करें, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पे आपके जेनेटिक्स में अगर मिसाल के तौर पे डिप्रेशन आ रहा है और आपने खुद को बेहतर नहीं किया, तो वो आपसे आपकी औलादों में ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर खुद को बेहतर कर लेंगे, साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, तो वो वही बैरियर लग गया, जो आपकी औलाद होगी इंशाल्लाह उसके अंदर डिप्रेशन की चीजें नहीं जाएंगी। तो ये एक चीज होती है, जेनेटिकल इशू होता है ये, बिल्कुल इसमें सर कोई शक नहीं है। जी बेटा। सर जैसे हफ्सा ने बोला कि अगर हमारे माँ बाप जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम ये नहीं कर सकते और तुम्हें करना है, आप मतलब कि वो हमारे डिप्रेशन का शिकार बनते हैं, तो क्या हमारी सिबलिंग्स जो है वो हमारी हेल्प कर सकते हैं इसमें? लेकिन जैसे कि आपने बोला कि परमानेंट रिलेशंस जो बिल्कुल कर होते हैं सकते उनकी बातें जो है ना वो बंदे को ज्यादा वो करती हैं। तो अगर माँ बाप जो हैं वो हमें कह रहे हैं कि भाई तुम नहीं कर सकते और तुमने ये क्यों किया, तुमने हमारी सारी एक्सपेक्टेशंस पे पानी फेर दिया, तो सिबलिंग्स आते हैं पीछे से, लाइक वो अलग कमरे में हमें समझाते हैं कि कोई बात नहीं, अम्मी गुस्सा है, अबू गुस्सा है और तुम कर सकती हो, तुम फिर से करो। तो आई गेस ये हेल्प कर सकता है। बिल्कुल हो सकता है, सिबलिंग्स हेल्प कर सकते हैं और करते हैं। इसीलिए मैंने कहा परमानेंट रिलेशनशिप एक नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। और मेरे ख्याल से जवाब मुकम्मल हो गया मेरा, और मीटिंग का टाइम भी एंड हो रहा है, तो और मुझे जाना भी था। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया आप लोगों का। मेरा इरादा 7:30 बजे से 1 मिनट ऊपर का नहीं था, लेकिन फिर भी बात होती गई तो वो बात दूर तक चली गई। अच्छा, सेशन का फीडबैक, डिटेल फीडबैक मुझे तमाम स्टूडेंट्स प्राइवेटली सेंड कर देंगे मेरे नंबर पे। नंबर सबके पास है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।